गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों हम पढ़ रहे थे आपकी आरओ बुक का गद्य खंड का चैप्टर जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जिनके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों कल की क्लास में वो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया था। आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं। देखिए लेखक जो है बच्चों जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानता, क्योंकि ये विभाजन जो है वो अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। वो विभाजन अस्वाभाविक है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता था। इसमें व्यक्ति की जो क्षमता है, उसकी जो कार्य कुशलता है, उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा की जाती थी। यह केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ध्यान रखती है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही श्रम विभाजन होना अनुचित है। जैसा कि मैंने बताया था, गर्भधारण के समय ही बच्चे की जब बच्चा पैदा भी नहीं होता था, उसका जो व्यवसाय था वो बता दिया जाता था कि बड़े होकर क्या करेगा, कौन सा व्यवसाय अपनाया था। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, अनुचित है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय से बांध देती थी। यानी जो बच्चा जिस भी जाति का था उसके लिए तय था कि बड़े होकर वह वही व्यवसाय करेगा जो उसके दादा परदादा यानी कि उसकी जो पीढ़ियां हैं वो करती आ रही हैं। पेशा उपयुक्त या अनुपयुक्त कैसा भी हो, पर करने के लिए उस व्यक्ति को बाध्य होना पड़ता था। यानी कि उस बच्चे को बड़े होकर मजबूर विवशता पूर्ण वो कार्य व्यवसाय करना पड़ता था। यहाँ तक कि संकट के समय भी ऐसी अनुमति नहीं दी जाती थी कि वो व्यक्ति अपना पेशा बदल सके। कहीं ना कहीं तो ऐसे भी हालात पैदा हो जाते थे कि मनुष्य को भूखा मरना पड़ता था, लेकिन वो अपना व्यवसाय नहीं बदलता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों ना हो। अर्थात इसमें लेखक कह रहे हैं कि जाति प्रथा एक ऐसा दोषपूर्ण चीज थी, ऐसा दोषपूर्ण सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपना पेशा चुनने की जिसको उसमें अनुमति नहीं मिलती थी, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता था, उसको पेशा चुनने का कोई अधिकार नहीं था। और ऐसा पेशा वह बिल्कुल नहीं चुन पाता था जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही उस पेशे में वो पारंगत ना हो, उसका इंटरेस्ट ना हो। उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात बच्चों ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को अपना पेशा परिवर्तन करना पड़ता है, दूसरा पेशा लेना पड़ता है, लेकिन वो दूसरा पेशा नहीं बदल सकता था। इन सारी चीजों के लिए वो बाध्य भी था। ऐसे में यदि जाति प्रथा पेशा न बदलने दे तो भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या जो है वो बढ़ती ही जाती है। आज भयंकर जाति प्रथा के बाद भी ऐसी बाध्यता नहीं है। लोग प्रत्येक व्यवसाय त्याग कर नए पेशे में जा रहे हैं। जो लोग पैतृक व्यवसाय से ही जुड़े हैं वे या तो स्वेच्छा से हैं, अन्यथा अन्य क्षेत्र की दक्षता के अभाव के कारण कार्य कर रहे हैं। देखा जाए तो बच्चों आज की जो हमारी स्थिति है वो काफी कुछ बदल चुकी है, काफी हद तक उसमें परिवर्तन आ चुके हैं। आज हर व्यक्ति अपने हिसाब से पेशे को में परिवर्तन कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो अपना पैतृक व्यवसाय ही अपनाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? देखिए लेखक के अनुसार दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। दासता में बच्चों वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जाति प्रथा का एक सबसे बड़ा दोषपूर्ण कारण यही है कि व्यक्तियों को जाति के हिसाब से ही वर्गीकरण किया जाता है, उनके श्रम के आधार पर। यह स्थिति कहीं ना कहीं कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। यानी कि कानून का उस पर कोई भी कानून लागू नहीं होता, लेकिन बाकी के जो समाज के जो लोग हैं या कह लीजिए जाति प्रथा के जो पोषक हैं वो उन लोगों को बाध्य करते हैं। उदाहरण के लिए जाति प्रथा के एक ऐसे वर्ग का होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी अपने पेशे को अपनाना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं?
डॉक्टर अंबेडकर बच्चों ये जानते हुए भी शारीरिक पंच परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्य में असमानता का होना संभव है। समता के व्यवहार सिद्धांत को मानने का वो आग्रह करते हैं। इसके पीछे लेखक का तर्क ये है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राजनीतिज्ञों को भी सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए कहीं ना कहीं बराबर अवसर देने चाहिए। उनका तर्क है कि वंश में जन्म लेना या सामाजिक परंपरा व्यक्ति के वश में नहीं होती है, अतः उस आधार पर निर्णय लेना कहीं ना कहीं उचित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। सही में अम्बेडकर ने भावात्मक समतत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? देखिए, हम लेखक से पूरी तरह सहमत हैं। सहमति का कारण यह है कि कुछ लोग किसी वंश में पैदा होने के कारण ही उत्तम व्यवहार के हकदार बन जाते हैं। तनिक विचार करें, उनमें उनका अपना क्या योगदान है। सामाजिक परिवेश भी व्यक्ति को सम्मान दिला देता है, उसमें भी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप तय होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयत्नों का भी सही मूल्यांकन तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। उदाहरण के लिए गांव के अथवा नगर पालिकाओं के विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक महंगे स्कूल में पढ़ने वालों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अतः पहले जातिवाद का उन्मूलन हो और फिर भौतिक स्थितियों का व जीवन सुविधाएं समान हो, तब जो श्रेष्ठ सिद्ध हो वही उत्तम व्यवहार के हकदार हो। आदर्श समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृत्व शब्द से कहां तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या फिर आप समझेंगे? इसका देखिए आंसर देखते हैं बच्चों। आदर्श समाज का जो तीसरा 3 गुण बताए थे मैंने, पहला बताया था स्वतंत्रता, दूसरा समता और उसके बाद भ्रातृता। आदर्श समाज के तीसरे तत्व भ्रातृता पर विचार करते समय लेखक ने भले ही स्त्रियों को अलग से उल्लेख नहीं किया है, किंतु वह समाज की बात कर रहा है। समाज तो स्त्री पुरुष दोनों से ही बनता है, अतः सम्मिलित करने या न करने की बात तो कहीं ना कहीं व्यर्थ है, बहुत गलत है। भ्रातृत्व शब्द व्यवहार में प्रचलित नहीं है क्योंकि ये संस्कृत शब्द है, अतः इसके स्थान पर हमें भाईचारा शब्द उचित कहना उचित होगा। तो बच्चों ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स।